तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि गोलाई मापी की सहायता से किसी वक्र पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या किस प्रकार ज्ञात करी जाती है। मैं बता दूं, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसी चीज़ नाप के बता देगा जिसको तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लिया सपोज़ ये वॉच ग्लास है, तो इस वॉच ग्लास को अगर मैं सरफेस पे ऐसे रख दूँ, तो मैंने ये डायग्राम यहाँ पे बनाया है। ये वॉच ग्लास रखा हुआ है। ये वॉच ग्लास का गोला अगर पूरा कर दिया जाए और उसकी जो त्रिज्या है, ये इस वॉच ग्लास की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, त्रिज्या ये वाली नहीं लेनी है कि तुम सोचो कि मैं इसको कॉपी पे रखूं और सर्कल खींच के और लाइन खींच दूं, वो व्यास मिल गया और उसका आधा कर दूं, वो त्रिज्या वो नहीं है त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का मतलब है सेंटर, जो कि इसका हवा में है कहीं पे। ठीक है, इस गोले का कहीं पे सेंटर होगा, वहाँ से ये डिस्टेंस वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, और वो पता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल का नाम हमारा हो गया गोलाई मापी की सहायता से वॉच ग्लास की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक, अब क्या क्या चाहिए होगा इसके लिए? तो जो उपकरण चाहिए होंगे, तो भाई गोलाई मापी से करना है काम, तो गोलाई मापी तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा, कांच की समतल प्लेट भी हमें चाहिए होगी। तो हमारे पास कांच की समतल प्लेट की बजाय सबसे अच्छा होता है कांच का ये स्लैब। बिल्कुल इसकी सरफेस जो है वो प्लेन होती हैं, क्योंकि इससे छोटे क्लास में प्रैक्टिकल भी किया जाता है। वो प्रकाश के अपवर्तन का पिन लगा करके नहीं, एक प्रैक्टिकल होता है 8th में 9th में या 10th में किया जाता है। तो बिल्कुल प्लेन सरफेसेस होती हैं, ये उस काम में आएगा हमारे। और तीसरा क्या चाहिए हमें? वॉच ग्लास या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। जैसे ये मेरे पास वॉच ग्लास है, यहाँ पर हम उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं, है ना, अवतल दर्पण भी ले सकते हैं। उत्तल दर्पण में थोड़ा सा ये होता है कि वो हिलता रहता है, क्योंकि वो दोनों तरफ से उभरा होता है, हिलता रहता है, तो इसलिए उसमें करने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। अवतल दर्पण बिल्कुल सही बैठ जाता है, और वॉच ग्लास भी बिल्कुल किसी भी सरफेस पे बिल्कुल सही बैठ जाता है। ठीक, तो ये इनमें से हम वॉच ग्लास की वक्रता त्रिज्या निकालेंगे। अब बात आ जाती है सिद्धांत पे। तो सिद्धांत में ये बताया गया है कि एक तो पहले जो है वो इंस्ट्रूमेंट भी देख लो कि थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि वक्रता, ये जो गोलाई मापी है, ये गोलाई मापी किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। तो इस गोलाई मापी के अंदर एक तो मुख्य पैमाना होता है जो साइड में लगा होता है, एक इस पर चकत्ती होती है, डिस्क होती है, जिसको कि घुमाया जा सकता है, इस तरह से या इस तरह से घुमाया जा सकता है। और वो पेंच का सिद्धांत जो नहीं था पेंच मापी में, यानी कि स्क्रू गेज में था, वही कंसेप्ट है कि इसको चलाओगे तो ये फिर घूमेगा और ऊपर नीचे इसके ऊपर मुख्य पैमाने पर चलेगा। तो इसमें भी यहाँ पर निशान बने होते हैं। इस वाले इंस्ट्रूमेंट में जो मेरे पास है, इसमें 100 निशान बने हुए हैं, 100 खाने बने हुए हैं, और यहाँ पर ये मिलीमीटर में तुम्हारा मुख्य स्केल लगा हुआ है। तो जो तीसरा एक वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा जाता है, एक स्क्रू गेज पढ़ा जाता है, और तीसरा एक गोलाई मापी पढ़ा जाता है। तीनों में मुख्य पैमाना तुम्हारा वही रहता है, मुख्य पैमाना जो कि तुम्हारा नॉर्मल स्केल होता है, जो कि हम ज्योमेट्री बॉक्स में यूज़ करते हैं। मुख्य पैमाना तो ये, बाकी एक अलग से पैमाने आते हैं। तो इसको चकत्ती बोलते हैं, डिस्क, या फिर इसको वृत्तीय पैमाना बोल दिया जाता है। इस पे 100 खाने रहते हैं। इसमें नीचे 3 टांगें रहती हैं, और बीच में ये जो टांग होती है वो स्क्रू वाली है। तो इसको तो हम अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? इन 3 टांगों के बीच की माध्य दूरी कितनी है? इसके बीच की दूरी नाप लें, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की, हो सकता है अलग अलग हो दूरी, तो इसका माध्य ले लिया जाता है। तो वो माध्य दूरी हमारे पास जो है वो L है। ठीक है, गोलाई मापी की टांगों के बीच की दूरी वो अगर हमारे पास L हो, साथ ही साथ जब हम वॉच ग्लास को किसी प्लेन सरफेस पे रखें, तो उसके जो वक्र पृष्ठ है, उसका जो टॉप पॉइंट है, उसकी हाइट अगर यहाँ सरफेस से h है, तो अगर ये L और h मुझे मिल जाए, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला है R = L²/6h + h/2। इसमें वैल्यू रख करके हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या निकाली जा सकती है। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन लेवल से बाहर है, हमारे थ्योरी में भी नहीं है, इसलिए केवल फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। और L और H क्या है, 2 ही चीज़ें बस इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, वो दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं तुम्हें। ठीक है, ये सिद्धांत इसका ख़त्म होता है। अब प्रेक्षण सारणी। तो प्रेक्षण सारणी में देखो क्या क्या करना पड़ेगा हमें। पहला, इसकी अल्पतमांक निकालनी पड़ेगी। तो वो अल्पतमांक निकालने के लिए ये सिस्टम है पूरा हमारे पास। अभी हम इसे देखते हैं क्या है। इसके बाद देखो ये h निकालना पड़ेगा। तो ये h निकालने के लिए क्या होगा, पहले हम अपने गोलाई मापी को सेट करेंगे प्लेन सरफेस के ऊपर, मतलब इस लेवल पे लाएंगे। हो सकता है इसमें भी कुछ एरर हो,
ठीक है। तो प्लेन सरफेस पे प्रैक्टिकल करेंगे तो समतल पर पाठ्यांक के लिए सारणी ये हो जाएगी, गोलीय तल पर पाठ्यांक के लिए सारणी जो है वो ये उसको फिर ये इसको हम क्या करेंगे, प्लेन सरफेस की बजाय इसके टॉप पे रख देंगे, यहाँ पे ऐसे रख देंगे और तब उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। तो दोनों का डिफरेंस लोगे, जब इस लेवल का और इस लेवल का डिफरेंस लोगे तो क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। तो वही h हम कैसे निकालेंगे, h इज इक्वल टू वक्र तल पर पाठ्यांक माइनस समतल प्लेट पर पाठ्यांक। ठीक है। अगर हमें प्रैक्टिकल ढंग से आता है तो इस कोई याद करने की ज़रूरत नहीं होती, हम अपने हिसाब से दिमाग में रख सकते हैं, स्टेप्स अपने आप बनते चले जाएंगे। ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि अगर मुझे आता है तो हम उसे लिखेंगे कैसे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे। और गोलाई मापी की टांगों के बीच की दूरी यानी कि L, इसको नापना भी हम करेंगे। 4 चीज़ें हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, A B C D करके हमने लिख दी है। तो अब हम ऑब्जर्वेशन भरना स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रेक्षण सारणी ये भरना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला काम है चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल ये होता है कि पेंच को एक चक्कर लगाने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो आमतौर पे ये होता है कि जैसे एक चक्कर लगाओगे तो ये इस पर एक खाना ऊपर नीचे बढ़ जाएगा, 1 मिलीमीटर ऊपर नीचे चला जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है वो 1 mm लिख देते हैं। फिर वृत्ताकार पैमाने पर कितने पाठ्यांक हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 100 हैं। ठीक है ना। अभी जब हम इससे डिटेल में काम करेंगे तो हमें जो है वो ये दिख भी जाएंगे। तो 100 mm, 100 ये जो है इसके ऊपर खाने हो गए। तो गोलाई मापी का अल्पतमांक कितना हो जाएगा, तो ये गोलाई मापी का अल्पतमांक जो है चूड़ी अंतराल यानी कि 1 mm डिवाइड बाई चक्रती पर चिन्हों की संख्या, तो ये 100 हो गई। तो यहाँ से ये 0.001 mm हुआ और इसे हम सेंटीमीटर में कर दें तो 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि इसका अल्पतमांक उतना ही है जितना कि स्क्रू गेज का है। लेकिन स्क्रू गेज ये काम नहीं कर सकता, गोलाई मापी ये काम कर सकता है कि वक्रता त्रिज्या निकाल के दे देगा तुम्हें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर 100 खाने नज़र आ रहे हैं। ये देखें यहाँ पे 40, इस तरफ अगर हम देखें 40 और 30 और 20 और 10 इस तरह से ये, और ये 0 दिख रहा है। और 0 के बाद अगर हम चलें तो फिर यहाँ पर 90 दिख रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब इस पर 100 खाने हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखें मुख्य पैमाने पर, तो मुख्य पैमाने पर हमारे पास यहाँ पर जो है मिलीमीटर में अंशांकन है। 0 के बाद 1 2 3 4 5 मिलीमीटर हुआ, फिर 0 ये करके ये जो 10 लिखा है ये खानों की संख्या लिखी है, ये 10 सेंटीमीटर नहीं है। एक खाना 1 मिलीमीटर का ही है। तो ये चूड़ी अंतराल हो गया और चकत्ती पे खानों की संख्या 100 हो गई। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 1 mm/100। तो इससे जो है वो हमारा ये अल्पतमांक निकल आता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है समतल पर पाठ्यांक के लिए सारणी। तो समतल पर पाठ्यांक के लिए सारणी के लिए हम क्या करेंगे कि ये समतल है और इस पर पाठ्यांक लेना है तो इसके ऊपर हम इसे रख देंगे। ठीक है। पहले हम पेंच को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ये पेंच हमारा ऊपर हो गया। इसके बाद क्या होगा, जब हम इसको पेंच को घुमा करके नीचे ले जाएंगे, ठीक है, तो पेंच को घुमा करके जब हम इसके नीचे ले जाएंगे तो अब हम इस पेंच को धीरे धीरे बढ़ा करके और नीचे चलाते चले जाएंगे। और नीचे जा कर के हम देखेंगे जहाँ पे जब ये पेंच इस प्लेन सरफेस को टच करने लगेगा। ठीक है। तो ये टच करेगा तो उस समय देखने का ये तरीका है कि यहाँ पर इसकी छाया भी दिखती है नीचे। हो सकता है कैमरे में दिखाई ना दे रहा हो, यहाँ पर जैसे जैसे पेंच नीचे जाएगा छाया उसकी नीचे से ऊपर आएगी। तो जब छाया और पेंच दोनों कांटेक्ट में आएंगे बस वहीं पे हमें रुक जाना है। ठीक है। तो ये छाया और पेंच ये कांटेक्ट में आए, यहीं पे बस हमें रुक जाना है। और इसको चेक करने का तरीका ये भी होता है कि जब पेंच अगर ज़्यादा आगे चला जाएगा ना तो ये टांगे डिसबैलेंस हो जाएंगी, तो एक कट 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 की आवाज़ इसमें आने लगा करेगी। तो ये कट कट की आवाज़ ना आए वहाँ तक हमें इसे लेके जाना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये हमने इसको यहाँ पे टच करा दिया। ये दोनों ये इस समय चारों टांगे मतलब पेंच और तीनों टांगे ये तीनों टच हो रही हैं। ये रीडिंग जो है वो हमारी समतल प्लेट की रीडिंग हो गई जा कर के। ये रीडिंग हमें नोट कर लेनी है। कैसे नोट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मुख्य पैमाने पर 0 पर ही मैच कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये 0 पे मैच कर रहा है। और खाना कौन सा मैच कर रहा है, तो ये यहाँ पे 10 के बाद ये 15 मैच कर रहा है। ये 15 यहाँ पर मैच कर रहा है, साफ दिख रहा है। ठीक है। तो ये रीडिंग हमें यहाँ पे नोट करनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे मुख्य पैमाने की पाठ, तो 0 mm या 0 सेंटीमीटर में ही कर दें। और वृत्ताकार पैमाने पर तो हमारा कौन सा खाना मैच कर रहा था,
15 मैच कर रहा था, तो यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ से 15 इंटू लीस्ट काउंट यानी कि 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 0.015 पूर्ण पाठ्यांक। तो इसमें हम ये जोड़ देंगे तो ये हमारे पास 0.015 सेंटीमीटर ये हमारे पास रीडिंग आएगी समतल प्लेट पे। फिर इसके बाद दोबारा से फिर पेंच को ऊपर करके फिर हम वैसे ही करेंगे एक्सपेरिमेंट। तो ये इस एक्सपेरिमेंट करते हैं और इन केसेस में हमारी रीडिंग इसी के आसपास कुछ निकल आएगी। तो मान लेते हैं सर जैसे दूसरी बार में 14 आई, तीसरी बार में जो है वो 16 आई, ये 0 सेंटीमीटर, यहाँ पर 14 इंटू 0.001 और 16 इंटू 0.001, तो ये हो गया 0.014 0.016। तो यहाँ पे 0.014 0.016 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर बिल्कुल एक्सटर्म एक्सपेरिमेंट तीनों बार सही होता है, एक जैसा होता है, तो 15 ही मैच कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और माध्य पाठ्यांक जब हम इनका लेंगे तो तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो ये 14, 15, 16 है तो 15 ही आ जाएगा, 0.015 सेंटीमीटर। ये हमारा समतल पर रीडिंग आ गई, मतलब हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे इस लेवल पे सेट कर लिया है। अब सेम यही प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है जा करके गोलीय पृष्ठ के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर आ जाते हैं टेबल पे और ये गोलीय पृष्ठ रखा है और फिर से हम इस पेंच को जो है वो ऊपर कर लेते हैं और इस पेंच को ऊपर करने के बाद इस गोलीय सरफेस पे रखते हैं और गोलीय सरफेस पे रखने के बाद फिर हम इस पेंच को घुमा करके इसको टच कराना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बार बार हम थोड़ा सा हिला करके इंस्ट्रूमेंट को देख लेते हैं कि कहीं ये डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद और थोड़ा बढ़ा देंगे और थोड़ा बढ़ा देंगे। देखिए जब ये मान लिया सपोज़ डिसबैलेंस दिखा देता हूँ मैं, जब आप यहाँ पर और आगे आ जाएंगे और ये टच अब टच करने लगा, अगर मैं और ज़्यादा अंदर कर दूँ तो ये देखिए टांगें डिसबैलेंस हो रही हैं। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। इससे पता लग जाता है कि हमारा पेंच कांटेक्ट में आया है या नहीं आया है। अभी भी देखिए डिसबैलेंस हो रहा है, तो हम वापस जा कर के और फिर इसे सही से कांटेक्ट में लाते हैं। ये यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ये अब मिल गया जा कर के। ठीक है, तो ये रीडिंग हमें यहाँ पे नोट करनी होती है। इस पर अगर हम यहाँ पर देखें, मेन स्केल पे देखें, तो यहाँ पर ध्यान से देखने पे हमें पता लगता है कि 1 मिलीमीटर जो है पार कर चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंटर लाइन से 1 मिलीमीटर ऊपर चला है और साथ ही साथ खाना कौन सा मैच कर रहा है, तो मैं पहले देख लेता हूँ। खाना इसमें 70 से 80 के बाद 81 मैच कर रहा है खाना यहाँ पे। ये नीचे ये 70 है, फिर 80 हुआ और फिर उसके बाद 81 खाना मैच कर रहा है। तो ये रीडिंग हमें यहाँ पे नोट करनी है। गोलीय तल पे पाठ्यांक जब लिया है तो 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर और 81 खाना मैच कर रहा है, तो यहाँ से 81 की लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई 0.001, तो यह यहाँ पे हो जाएगा 0.081, तो यहाँ से 0.081 सेंटीमीटर इतना आ जाएगा। इसी तरह से दोबारा से फिर पेंच को ले जाएंगे हम और दोबारा से पेंच को ऊपर ले जाके फिर उसके बाद नीचे ला करके रीडिंग लेंगे, तो वो रीडिंग भी आपकी इसी के आसपास आ जाएगी। और सपोज़ कर लीजिए वो रीडिंग आपकी जो है वो एक 82 आती है और एक 80 आती है, ये 0.1 सेंटीमीटर उतना ही रहेगा। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 0.082, ये हो जाएगा 0.080, 0.082 सेंटीमीटर, 0.080 सेंटीमीटर और मीन लेंगे तो 80, 81, 82 का मीन 81 आ जाएगा, 0.081 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गोलीय तल पर पाठ्यांक के लिए सारणी आ जाती है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे रह गई थी, इस रीडिंग में हमें मुख्य पैमाने का पाठ्यांक भी जोड़ना था। पहले चूँकि 0 था तो इसलिए वो जुड़ करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पर जो है वो अब फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.1 जब इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 0.181, 0.182, 0.180, तो मीन भी जो इसका आएगा 0.181 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद गोलाई मापी की टांगों के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, तो इसके लिए क्या किया जाता है, हम एक कॉपी लेते हैं आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी और उस पर क्या करते हैं, इस गोलाई मापी को रख करके और दबा देते हैं। दबाने से क्या होगा,
दबाने से ये होगा कि इसके निशान बन जाएंगे कॉपी पे। मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सपोज़ हमारे पास कॉपी है और इसमें हमने ये गोलाई मापी लेकर के कस के दबा दिया इसको, और जब ये दब जाएगा कस के तो 3 निशान हमारे पास आ जाएंगे। पेंसिल लेकर के उनको इंसर्कल कर लेंगे। ये कॉपी के लेफ़्ट पेज पे करना होता है, या फिर एक पेपर पे रीडिंग लेके उस पेपर को कॉपी पे चिपकाना होता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेंगे। ये ट्रायंगल यहाँ से कंप्लीट कर लिया, ये इसको यहाँ से कर दिया और इसको यहाँ से कर दिया। अब इसमें तीनों की लेंथ नापनी है, तो ये तीनों की लेंथ मैं देख लेता हूँ। ये देखिए 3.2 है, 3.2, ये 3.2 सेंटीमीटर हो गई। इधर से इसको नाप लें। हो सकता है कभी टांगें टेढ़ी मेढ़ी हो जाएं गिरने की वजह से या कुछ। यहाँ भी 3.2 है सेंटीमीटर। अभी इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में जो है वो नया है, तो इसलिए ज़्यादा मतलब बराबर ही आएंगे लगभग। हाँ बिल्कुल है, 3.2 सेंटीमीटर हमारे पास ये लेंथ हो गई। इन तीनों का मीन ले लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3.2 सेंटीमीटर प्लस 3.2 प्लस 3.2 डिवाइड बाई 3, यानी कि ये हमारे पास L जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब L आ गया। और अब ये जो पाठ्यांक दोनों आए हैं, इसकी हेल्प से हम आगणन स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन के लिए फिर अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और h की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। h क्या है, वक्रतल पर पाठ्यांक माइनस समतल पर पाठ्यांक। देखिए ये h का मतलब यही तो है, ये समतल है और ये वक्र पृष्ठ का टॉप है, तो इनका डिफरेंस लेंगे तभी तो h आएगा। तो इसलिए कॉमन सेंस पूरा लग रहा है। अगर आप समझते हैं किसी चीज़ को तो बहुत फिर आसानी से समझ में आती है और ज़्यादा दिनों तक याद भी रहती है। तो वक्रतल पर पाठ्यांक जो है वो हमारा है 0.181 माइनस, और कांच के समतल पे है 0.015, और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने ये कैलकुलेशन कर रखी है 0.166 सेंटीमीटर ये आ जाता है। ये हमारे पास आ गई वैल्यू h की, और L हमारा आ ही गया है। बस अब हम क्या करेंगे, R = L²/6h + h/2 इसमें वैल्यू रख देंगे। तो L² का मतलब 3.2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6 इंटू h का मतलब 0.166 प्लस 0.166 डिवाइड बाई 2। ये आपका मिला करके टोटल सॉल्व जब करेंगे तो 11.07 सेंटीमीटर ये हमारे पास निकलती है वैल्यू। 11 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ, आप हल्का फुल्का अंदाज़ा लगा भी सकते हैं कि ये वॉच ग्लास अगर है तो इसका गोला लगभग ऐसे इतना बड़ा होगा, और उसका जस्ट हाफ रेडियस लेंगे तो 11 सेंटीमीटर लगभग इतनी वो निकलेगी। तो इसलिए हमारा आंसर मतलब देखने में सही नज़र आ रहा है। जैसे ऐसे निकलता 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तो बिल्कुल ही पक्का लग जाता गलत है, या फिर ऐसे निकल आता 100 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर तो भी बिल्कुल पक्का गलत लग जाता। लेकिन ये रेंज में आ रहा है हमारे निष्कर्षों के अंदर है, जो हम सोचते हैं उसके अंदर है, इसलिए हमारा आंसर लगभग सही है। अब परिणाम क्या हो जाएगा, दिए हुए गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या जो है कितनी है, तो इसमें हम 11.07 सेंटीमीटर ये रीडिंग यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम सावधानियों की बात करें तो सावधानियाँ जो हैं वो ये होती हैं कि ये जो सरफेस है इनको साफ़ कर लेना चाहिए अच्छे से। पता लगा इसके ऊपर कोई वैक्स लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है तो रीडिंग गड़बड़ हो जाएंगी, धूल लगी हुई है या कुछ इस तरह की चीज़ लगी हुई है। ठीक है ना, इसमें जो है पेंच मापी है, जो गोलाई मापी है, इसकी रीडिंग भी इसको संभाल के रखना चाहिए लैब में। अब पता लगा ये कभी गिरा और इस तरह से गिरा कि ये टांग थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो उस केस में फिर लंबाइयाँ बदल जाएंगी। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं। फिर उसके बाद जो रीडिंग इसमें ली जाती है, तो रीडिंग लेते समय जो है वो जब इसको पढ़ते हैं ना वैल्यू को, तो बिल्कुल इसके लेवल में आँख ला के पढ़नी चाहिए। अगर हम ऊपर से आँख पढ़ेंगे तो हो सकता है कि ऊपर या नीचे का खाना पड़ जाए, तो इसलिए बिल्कुल इसके लेवल में ला के तब देखना चाहिए कि कौन से खाने से मैच कर रहा है। तो ये सब इसमें सावधानियाँ हैं, और इस तरह से हमारा जो ये प्रैक्टिकल है गोलाई मापी की सहायता से वॉच ग्लास की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना, ये इस तरह से कंप्लीट हो जाता है।